हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अविनाश। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर। ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट दोनों तरह का पोस्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, यदि आप अंडर ग्रेजुएट है, 10+2 किया है, तो आपके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है 10+2, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके साथ और क्या चाहिए और 10+2 में क्या चाहिए, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे जिन्होंने ग्रेजुएट है, जो स्नातक कर चुके हैं, वे लोग इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इन सभी पोस्ट के लिए आप किस पोस्ट पर आप फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है इस वीडियो में, तो इसमें इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करेंगे एज के ऊपर, एज क्या रहेंगे, तो यानी जो बेसिक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको क्राइटेरिया, इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आप सभी को बता देता हूँ। इससे पहले भी आप सभी लोग जानते हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अब ये रजिस्ट्रेशन आप 31 मार्च तक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार बता देता हूँ आप सभी को। जिनका रिजल्ट 31 मार्च से पहले आ जाता है या 31 मार्च के सुबह में भी आ जाता है, तो उस दिन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट नहीं आते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। जब तक कंप्लीट नहीं होता, आपका ग्रेजुएशन हो या अंडर ग्रेजुएट हो, कंप्लीट ही लोग इस फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ़ी के ऊपर 5 अप्रैल तक आप फीस जमा कर सकते हैं, चाहे पोस्ट के द्वारा करें या बैंक के द्वारा करें या ऑनलाइन करें, जैसे करना चाहते हैं। इसका जो फाइनल सबमिट करने का जो तिथि है 12 अप्रैल को, आप अपने एप्लीकेशन का फ़ोटो, सिग्नेचर सारी चीज़ अपलोड करके फाइनल सबमिट करने का जो तिथि है 12 अप्रैल को। एग्ज़ाम जो संभावित रखेंगे जून से सितंबर में। तो हम लोग मेन टॉपिक है एज, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर 10+2 लेवल के ऊपर बात करें तो 10+2 लेवल के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग आगे बात करेंगे, उसके मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, इन सभी पोस्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पर यहाँ पर जानना सिर्फ 10+2 है। एज जो है मिनिमम 18 से 30 वर्ष है। अब इसका जो पोस्ट है 10,628। ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट के ऊपर बात करें तो 1833 ईयर है, 18 से 33 ईयर्स है और 24,649 पोस्ट है। और इसके मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग देख लेते हैं। पर फिर से आप सभी को बता देता हूँ, रिजल्ट आपका आ गए हैं या 31 मार्च से पहले रिजल्ट आपके आ जाएंगे या 31 मार्च को मॉर्निंग में भी रिजल्ट आ जाएंगे, तो भी आप जाकर इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि 31 मार्च के बाद आपका रिजल्ट आता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। रिजल्ट आते हैं, वहाँ पर आपको मार्क्स फिलअप करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन टाइम, ये सारी चीज़ करने होंगे। तो यदि आप सोच लीजिए आपका रिजल्ट हो जाता है तो ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन टाइम ख्याल रखना होगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें। जो एसएससी या मैट्रिक लेवल पर या हाई स्कूल एग्जामिनेशन में जो सर्टिफिकेट में आपका नाम है, आपके फादर नाम है, फिर पिताजी के नाम है या आपके माताजी के नाम है, जो नाम है या डेट ऑफ बर्थ है, सिर्फ उसी को मेंशन करना है रजिस्ट्रेशन में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखें, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। इसमें विजन डिस्टेंस जो होना चाहिए 6/9, 6/9 विदाउट ग्लास, एक 6/9 नॉर्मल होना चाहिए विदाउट ग्लास के, और एक ग्लास पहने हुए हैं 6/9 होना चाहिए, दोनों तरह का। नियर विजन 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लास, दोनों तरह का होना चाहिए। इसी तरह से बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड A3 में, तो यहाँ पर भी उसी तरह से 6/9, 6/9 ग्लास और विदाउट ग्लास। जो पावर लेंसेज है नॉट बी 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विजन नियर एशियन 0.6, 0. इसी तरह से B2 है। आप सभी लोग, यदि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड, आप अपने विजन दिक्कत है तो आप सभी लोग जानते होंगे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो A3, B2, BC2, तो ये चीज़ आप एक बार ख्याल रखें। अपना जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो चीज़ ख्याल रखें, आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ये चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे इस पर। यदि आप किसी भी प्रकार के लेज़र सर्जरी या किसी भी प्रकार का सर्जरी करें, किए हैं अपने करेक्ट जो मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक करने के लिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के ऊपर। तो एज मिनिमम जो है 18 वर्ष है और जो एज काउंट किए जाएंगे 1/7/2019, 1 जुलाई 2019 से काउंट किए जाएंगे आपका एज। अब जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है इसके लिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए और 1/7/2001 के अंदर होना चाहिए।
ठीक है, 18 से 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट को आप फिलअप करना चाहते हैं। अब जो रिलैक्सेशन मिलते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इतने वर्ष से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो 3 जो नॉन क्रीमी ओबीसी 3 ईयर्स और SC ST 5 ईयर्स, उसी तरह से सभी कैटेगरी के सभी जैसे PWD हो गए, एक सर्विसमैन, जो क्राइटेरिया है उसी तरह से एज रिलैक्सेशन जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट। जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए आप फिलअप करना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 33 वर्ष होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 1/7/2001 से पहले, 1/7/2001 तक ही आपका, इसके बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके रिलैक्सेशन के ऊपर। तो एज अ रूल जो है, रूल के अकॉर्डिंग ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड किस पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए। यदि आप पोस्ट नंबर 1, 2 और 3 यानी कॉमर्शियल अप्रेंटिस या स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड के फॉर्म को इस पोस्ट के लिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 लेवल का होना चाहिए। और जो स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए A2 लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। जबकि इन तीनों पोस्ट के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए, डिग्री या उसके समतुल्य डिग्री, या किसी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या उसके समतुल्य आपने किया। समतुल्य में B.Tech भी आ जाते हैं, या किसी वोकेशनल कोर्स, या नॉर्मल B.Com हो गए, BA हो गए, BSc हो गए, जो भी ट्रेडिशनल कोर्स है वो भी हो गए, जो वोकेशनल कोर्स है वो भी हो गए। तो इन दो तरह के जो भी कोर्सेस आपने ग्रेजुएशन में आपका है, आप पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो वैसे तो सभी पोस्ट के लिए मिनिमम जो इन सभी यहाँ तक आप देख लें। नंबर 8 तक जो पोस्ट है सभी के लिए ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, BA MS से जो भी आपने किया, या BA BSc B.Com जो भी आपने किया, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट या इसके समतुल्य, जैसे B.Tech हो गए, BSc IT हो गए, जो भी आपने इसके समतुल्य, जो भी ग्रेजुएट के समतुल्य है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। चाहे BE हो गए तो ये भी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आप चीज़ चाहिए। जैसे इन दो पोस्ट के लिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए, यहाँ पर यदि आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए पोस्ट के आप फिलअप करना चाहते हैं, या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आपको आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए। और ये चीज़ आपको जब टाइपिंग लिए जाएंगे तो उसमें आपको चेक कर लिया जाएगा आपका टाइपिंग किस तरह का है। तो ये दो पोस्ट के लिए। और यहाँ पर भी जो नंबर 1 सीनियर टाइम कीपर का जो पोस्ट है, सीनियर टाइम कीपर के पोस्ट में भी आपको टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टाइपिंग आना चाहिए। और मेडिकल स्टैंडर्ड देखें तो TA ट्रैफिक TA के लिए A2, सीनियर टाइम कीपर के लिए 7 नंबर के लिए C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, B2 नंबर 6 C2, नंबर 5 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, नंबर 4 जूनियर अकाउंटेंट के लिए C2, ये मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड में ये चीज़ को आप ख्याल रखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया, तो आप यदि नंबर यहाँ पूरे में दिया हुआ है तो इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा एक बार। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 से लेकर नंबर 13 तक। यदि आप नंबर 9 से लेकर नंबर 13 तक फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लिए 10+2, किसी भी 10+2 किए, इसमें कितना भी मार्क्स हो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया 10+2 या इसके समतुल्य। जब आप इसके इक्विवेलेंट किसी भी है, जैसे डिप्लोमा का, तो उसमें आपको मिनिमम परसेंटेज जो चाहिए 50% मिनिमम चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है जो एक सर्विसमैन हो गए या SC ST हो गए, इनके लिए जो मिनिमम रखे गए, SC ST जो लोग हैं इनके लिए 50% का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। आपका स्कोर इससे भी कम है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यदि आपने 10+2 किया है
तो आप नॉर्मल तौर पर एलिजिबल हैं, आपका स्कोर कितना भी रहे 10+2 में, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यदि आपके इसके समतुल्य इसके पोस्ट के जैसे डिप्लोमा है, तो इस डिप्लोमा आपने किया, जैसे आईटीआई भी अब समतुल्य ही आते हैं, 10+2 के इक्विवेलेंट ही आते हैं। तो यहाँ पर भी यदि सिर्फ आईटीआई, तो इस पोस्ट में भी कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी में आते हैं तो 50% ज़रूरी नहीं है, इससे कम भी है तो ठीक है। यदि आप बात कर रहे हैं एक सर्विसमैन, जो कैंडिडेट हैं हु प्रोसेस क्वालिफिकेशन हायर देन 10+2, जिन्होंने हायर देन 10+2 है, एक सर्विसमैन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। फिर से आप समझ लें, यहाँ पर 10+2 लेवल के जो भी पोस्ट को आप फिलअप करना चाहते हैं, नॉर्मल 10+2 किया है, आपका कोई भी परसेंटेज है, इसमें कोई मतलब नहीं रखता है। आपका 50% से कम है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जब इसके समतुल्य, इसके इक्विवेलेंट कोई भी, जैसे डिप्लोमा हो गया, कुछ भी हो, इसके समतुल्य इक्विवेलेंट आपने कुछ भी किया है, तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया ओबीसी है या जनरल में आते हैं, तो 50% आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। यदि उससे हाई, यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो ये क्राइटेरिया हट जाता है, आपको 50% से नीचे हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एससी एसटी में आते हैं और 50% से नीचे स्कोर है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पर यदि ओबीसी आते हैं, जनरल आते हैं, आप इक्विवेलेंट हैं, जैसे डिप्लोमा है, तो 50% स्कोर होना चाहिए। यदि आपने 10+2 किया है तो 10+2 में 50% स्कोर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 40% हो या जो भी हो, या 45% हो, तो आप पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं अकाउंटेंट नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12, इन 3 पोस्ट के लिए। तो इंग्लिश हिंदी में आपको टाइपिंग आना चाहिए। इन तीनों पोस्ट के लिए साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ जैसे मैंने मिस कर दिया था, तो यहाँ पर और लिखा हुआ है, अथवा लिखा हुआ है, तो ये मैंने गलती बता दी थी, इस वजह से मैंने पिछला वीडियो डिलीट कर दिया। ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा था, 400 लोगों ने देखा था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा लोग देख लेते हैं तो बहुत दिक्कत होते हैं। बहुत सारे लोगों को कॉमेंट में जवाब देते देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने गलत बता दिया। पर यहाँ पर मैंने आपको सुधार दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ही बताया था, आप में से एक लोगों ने बताया कि आपने ये गलत बताया, इस लाइन को पूरा से पढ़िए, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।